हेलो फ्रेंड्स। तो आज की डेली करंट अफेयर क्लास और पीआईबी की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी आज की डेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहली करंट अफेयर अपडेट की तरफ चलते हैं। तो जितने भी लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया में हाइड्रोजन मार्केट में, ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में एक पहला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा है। कौन कौन से हैं इसमें इंक्लूडेड? तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। इसी के साथ सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज और फुलरट्रॉन फंड मैनेजमेंट। तो टोटल कितने अमाउंट का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है? टोटल 105 मिलियन यूएस डॉलर्स का ये पैकेज रहने वाला है। इसका ब्रेकअप भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 50 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करे हैं। इसके अलावा क्लीन टेक्नोलॉजी जो फंड है उसके अंडर 20 मिलियन डॉलर मिलेंगे एंड फ्रंटियर अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है इनका उसके अंडर 5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 25 मिलियन डॉलर्स इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगी। फुलरट्रॉन कार्बन एक्शन फंड के अंडर 30 मिलियन डॉलर्स कमिट करे गए हैं। ये था इस फंडिंग का ब्रेकडाउन। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। 1956 में। किसके अंडर आती है? वर्ल्ड बैंक के अंडर आती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है और इसका मेन पर्पस ही यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना जिससे पॉवर्टी भी कम हो और साथ में प्रॉफिटेबल ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जॉब्स भी क्रिएट करें, लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी बिल्ड करें। तो किसके साथ एग्रीमेंट इन्होंने 105 मिलियन डॉलर्स का करा है? ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में तो करा है बट कंपनी का नाम है हाइजेनको ग्रीन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ जो है उस पर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेनल्टी लगा दी है हमारे कैनरा बैंक के ऊपर। कितने अमाउंट की लगाई है? 41.8 लाख रुपीज़ की लगाई है। क्यों लगाई है ये भी आपको पता होना चाहिए। केवाईसी और अकाउंट क्लासिफिकेशन के एरर्स की वजह से। जो आरबीआई है वो पेनल्टीज़ लगाता है बैंक्स पे, कौन से एक्ट के अंडर लगाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर लगाता है। पेनल्टी कब क्यों लगाई गई? सबसे पहले तो बात है कि एक ऑडिट कंडक्ट कराई गई थी, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन, ठीक है। तो वहाँ पर पता चला कि जो कैनरा बैंक में क्या हो रहा है, केवाईसी जो है आपका नो योर कस्टमर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर इसी में बहुत ज़्यादा डिले करा जा रहा था और डेडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। गलत अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दे रहे थे। जो है ऐसे कस्टमर्स को भी फ्रीज़ कर दिया जा रहा था जिन्होंने लेस देन 1 ईयर के टाइम पीरियड में अपने ट्रांजेक्शन्स करे हुए थे। तो इन मिस्टेक्स की वजह से आरबीआई ने ये पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, एसबीआई इको रैप रिपोर्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज़ हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जीडीपी है, ठीक है, FY 25-26 के लिए वो 7.7% पहुंचा था। तो 7.7% में से अगर हम लास्ट क्वार्टर की देखें ग्रोथ तो वो 7.8% रही है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है इसका बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो डेटा है, वो है 7.7% ग्रोथ इन द प्रीवियस ईयर। क्या क्या और इसमें हाइलाइट्स बताई गई हैं? सबसे पहले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड से रिलेटेड डेटा है कि 7.9% फोर्थ क्वार्टर में आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड था एंड इसी के साथ पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी 7.9% ही था। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर जो है वो स्टार परफॉर्मर निकल के आया। ना ही मैन्युफैक्चरिंग ना ही एग्रीकल्चर निकला है हमारा स्टार परफॉर्मर। सर्विसेज सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ को बूस्ट करा, 9.9% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है इसमें। एंड इसमें सर्विसेज में भी हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज इसमें देखा गया, 12.5% का, और आपके रियल एस्टेट में 10.4% का। तो जो आपके सेक्टर्स होते हैं ना उसमें सर्विसेज सेक्टर इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहीं पर देखी जा रही है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स करे गए वो भी 80 लाख करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट्स देखे गए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से प्राइवेट प्लेयर्स जो थे उन्होंने 56 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया। तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छी लीड बना के रखी एंड जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करे गए। नॉमिनल जीडीपी यानी कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए नॉमिनल जीडीपी बताया गया है वो बताया गया है 12.5% से लेके 13% के बीच में। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है उस पर चलते हैं। जो डेटा सेट्स होते हैं उन पर रिपोर्ट बताई गई है फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशंस। किसने बनाई है रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने।
ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं, ये मैंडेटरी ऐसी बॉडी है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड आर्टिकल 243(1) के अकॉर्डिंग फॉर रूरल लोकल बॉडी और पंचायत ये बनाई जाती है। आर्टिकल 243(y) और 243(i) इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो बेसिकली ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है, इसका क्या काम होता है? ये डिसाइड ये करती है कि टैक्स का जो रिवेन्यू है वो कैसे शेयर होगा स्टेट के बीच में और ग्रास रूट लेवल पे बॉडीज़ के बीच में, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए वो हेल्प करती है। तो इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है स्टेट फाइनेंस कमीशंस के ऊपर डेटा सेट्स की, इस पे क्या चीज़ें बताई गई हैं? सबसे पहले तो रिकमेंडेशन दिया गया है कि जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इसका पूरा नेशन वाइड ऑडिट करे, ठीक है। सबसे पहली तो ये रिकमेंडेशन दी गई है। इसके बाद जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इनका ना परमानेंट एक सेल बनाने चाहिए। ये जो परमानेंट सेल हर स्टेट में बनेंगे उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि प्रॉपर ट्रैकिंग हो पाए, ट्रांसपेरेंसी रह पाए रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट जो बताया गया है यहाँ पे रिकमेंडेशन, वो ये है कि प्रॉपर अकाउंटिंग इसकी होनी चाहिए, ओके। एंड एक और चीज़ बताई गई है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है, ठीक है, ये जो इसके जब कैलकुलेशन होती है कि कोई भी पंचायत कितना ज़्यादा डेवलप हुई है, उसको 3 अलग अलग पिलर्स के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए। ये भी एक रिकमेंडेशन है। नीड्स के बेसिस पे कि रिक्वायरमेंट क्या थी, परफॉर्मेंस यानी कि उस रिक्वायरमेंट को कितने अच्छे से उन्होंने फुलफ़िल करा, एंड इक्विटी की फ़ंड्स को कितने अच्छे से मैनेज करा गया। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, इंडिया जो है वो एंटर करना चाहता है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इंडिया है वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है JP मॉर्गन के GBI EM 2024 में, FTSE रसल EM GBI 2025 में, एंड अब इसके लिए काम कर रहा है कि ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में हो जाए। तो ये है क्या ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स? ये एक फाइनेंशियल ट्रैकर है। ये जो ट्रैकर है ना, पूरे वर्ल्ड में ट्रैक करता है कि सबसे अच्छे, सबसे हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स कौन से हैं। तो इंडिया चाहता है वो इसके अंदर एंटर हो जाए, ताकि उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एंड उसके कॉरपोरेट बॉन्ड्स को प्रॉपर ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल पाए। अगर आपका इसमें रिकॉग्नाइज्ड है तो ऑफ कोर्स आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं वो आपके नेशन के मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट एक्सेसिबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, मार्केट सिचुएशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टैक्स के रिलेटेड रूल्स क्या हैं, ओके। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये 2 चीज़ें जो डिसाइड करेंगी कि इंडिया एंट्री कर पाएगा या नहीं, ये चीज़ें आपको आपके RBI के डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आप मेंशन करोगे, इस तरीके से अपने आंसर्स बनाओगे इन चीज़ों को मेंशन करके, तो ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी दिखेगी जो आपका आंसर चेक करा होगा। तो पहली चीज़ है इन्वेस्टर डिमांड। इन्वेस्टर्स की कितनी डिमांड है, ठीक है। ये जेन्युइन एक डिमांड दिखनी चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड निकल के आ रही है फॉरेन कंट्रीज से। सेकंड थिंग है कि इंडियन रुपये की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, वो दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडियन रुपी जो है वो वैल्यू लूज़ करता जा रहा है, जैसा कि अभी USD के केस में हो रहा है, USD के साथ, बट एक्चुअल में क्या दिखना चाहिए कि प्रिडिक्टेबल और स्टेबल वैल्यू रह रही है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ज्वाइन करने वाला 36th स्टेट बन चुका है, ठीक है। एंड कैसे इसने ज्वाइन करा? क्योंकि इसने 100% नेशन वाइड कवरेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, ठीक है। तो आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसने अचीव कर लिया है ऑलरेडी 100% नेशन वाइड कवरेज। अब इसके बारे में थोड़ी सी स्टैटिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी? सितंबर 2018 में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है किसी भी गवर्नमेंट को अगर आप कंपेयर कर लो। इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है। दूसरा है आपका जन आरोग्य योजना, जिसमें सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे दी जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है लोकल लेवल पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, ताकि फैमिलीज़ के चेकअप हो पाएँ, मैटरनल केयर मिल पाए, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन स्प्रेड हो। सेकेंड और टर्शियरी लेवल पे क्या है कि यहाँ पे जो मेजर ट्रीटमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, कोई सर्जरी है, ठीक है, या फिर कोई एमरजेंसी है, तो उसके लिए जन आरोग्य योजना सेकेंडरी एंड टर्शियरी पार्ट है। इसमें एक कैशलेस हेल्थ कवर मिल जाता है 5 लाख रुपीज़ का, जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ होती हैं
उनको, और कम्प्लीटली कैशलेस ये प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने इनाग्रेट कर दिया है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम क्या है? विनी में, VINIMAY। तो नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, केरला ने लॉन्च करा है हॉक। हॉक क्या है? तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं ना, उनको ट्रैक डाउन करने के लिए है एंड उनसे फाइट करने के लिए है। जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है, पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, तो इन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए ही ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये मॉनिटरिंग करेगा पूरी तरीके से एंड इसके साथ कोर्ट सिस्टम भी कनेक्टेड है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है उनको फास्टर वे में, एक डिजिटाइज्ड वे में, ताकि स्मूदर वे में सारी जुडिशरी एंड द ट्रायल्स हैपन। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर लिंक्स यूज़ करेगा, APIs यूज़ करेगा एंड केरला सबसे पहला स्टेट बन चुका है अब इंडिया का जिसने सबसे पहली बार इस तरीके से डिजिटली अपडेट्स देनी स्टार्ट करी हैं, ठीक है। तो ये किस किस ने पार्टनर करके बनाया है? सबसे पहले तो आपके केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है एंड निप्पो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डेटा कॉरपोरेशन है। ये एक ग्लोबल कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने क्या करा है, 6 अलग अलग टेक फर्म्स को वो AI इंटू गवर्नमेंट साइंसेज में लेके आएगा। यानी कि 6 ऐसी कंपनीज उन्होंने सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, जो ऐसा AI डेवलप करेंगी सॉल्यूशंस, AI बेस्ड सॉल्यूशंस जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हेल्प करेगा। तो ये चाहते हैं कि AI जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही इंडियन गवर्नेंस जो है, जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है उसमें भी AI का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो पाए, इसीलिए इन 6 फर्म्स को शॉर्टलिस्ट करा गया है 2 ईयर्स के टाइम के लिए। ओके, तो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, NEC कॉरपोरेशन है, किंड्राइल सॉल्यूशंस है, इन्यूफू लैब्स है, CoRiver.ai है एंड कैक्टस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। इंडिया एंड जापान जो है, इन दोनों कंट्रीज़ ने पार्टनर कर लिया है कि हम लोग स्पोर्ट्स साइंस और एथलीट ट्रेनिंग में साथ में कुछ रिसर्च करेंगे। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जापान की जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सकुबा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सकुबा एक एक्चुअल यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो है ही हमारा ऑलरेडी पायनियर इन द स्पोर्ट्स इन इंडिया विच आर हेडिंग द डिपार्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए चलेगा, ओके एंड यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस एक इकोसिस्टम बनेगा ताकि एक्चुअल साइंस बेस्ड रिसर्च हो पाए एथलीट्स की ट्रेनिंग पर। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ डिजिटल इंक्लूजन इन इंडिया। देखो, जब भी आप कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आंसर लिखते हो ना, वहाँ पे अगर आप किसी रिपोर्ट को कोट करोगे कि अकॉर्डिंग टू द NCAER रिपोर्ट टाइटल्ड दिस, ठीक है, एंड फिर आप थोड़ा सा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे, तो ऑफकोर्स इसी टाइप के आंसर्स तो एग्जाम में चमकते हैं अलग से, इन्हीं आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इन रिपोर्ट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको अगर आप कोट करते हो, डेटा कोट करते हो यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस रिपोर्ट ने क्या बताया कि इंडिया का जो इंटरनेट यूज़र बेस है वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक है। हिडन डिजिटल डिवाइड बन चुका है अब। ओके, नेक्स्ट जो आपकी कुछ ऐसी हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की कि 95% इंडिया में हाउस होल्ड्स के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन 8% के पास ही कंप्यूटर या लैपटॉप है। कनेक्टिविटी में थोड़ा सा गैप है कि 27.5% ऐसे लोग हैं जो अभी भी फुल्ली ऑफलाइन है, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडेंसी फैक्टर है कि 20% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो डिजिटल सर्विसेज अपने आप से नहीं कर पाते, उन्हें लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। 35.6% ऐसी विमेन हैं जो इंटरनेट यूज़ करती हैं वर्किंग एज की, जबकि 57.6% मैन यूज़ करते हैं। तो अभी भी एक जेंडर गैप इसमें देखा जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए, जैसे कि क्वालिटी ब्रॉडबैंड होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए हमारी जनरेशन की, जो नेक्स्ट जनरेशन है, डिजिटल सेंटर्स होने चाहिए ताकि सीनियर्स जिनको अभी इसमें यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है वो भी इसको यूज़ कर पाएँ, एंड जेंडर इनइक्वालिटी जो यहाँ पर हमने देखी परसेंटेज बेस पे, उसके लिए भी काउंटर करना ज़रूरी है प्रॉपर डिजिटल अवेयरनेस के थ्रू, ओके। तो ये जो अब ऑप्शंस मैंने आपको दिखाया, ये जो फॉर्म है इसमें आंसर लिखने का, इस तरीके से अगर आंसर लिखोगे आप, ऐसे पॉइंट्स दोगे, तो ऑफकोर्स यू विल फैच मोर मार्क्स। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, इसने अपनी एनुअल ईयर बुक निकाल दी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले तो न्यूक्लियर के बारे में बताया गया है इंडिया के रिलेशन में कि इंडिया
टोटल तो वर्ल्ड में 12,187 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से चाइना जो है जिसके पास 620 वॉरहेड्स हैं। इंडिया की क्या पोजीशन है? इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर लिए हैं, तो 190 वॉरहेड्स हो चुके हैं, पहले 180 वॉरहेड्स थे। एंड पाकिस्तान भी एक कंसिडरेबल वॉरहेड्स नंबर रखता है, 170। ओके, इसके अलावा डिफेंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो इस समय ऑल टाइम हाई पे थी 2025 में, 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। एंड इसके अलावा सबसे बड़ा स्पेंडर कौन है मिलिट्री में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्शन करता है स्ट्रेंथ का ऑफ द मिलिट्री, दैट इज़ यूएस। तो वो कितना स्पेंडिंग कर रहा है अपने डिफेंस की? 954 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी उनकी स्पेंडिंग है। इंडिया कितना बड़ा स्पेंडर है? 5th लार्जेस्ट स्पेंडर है इंडिया, ओके, 92.1 यूएसडी बिलियन डॉलर्स, ओके। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इम्पोर्टर अगर आप कहो जो ग्लोबल आर्म्स का है वो इंडिया नहीं बन पाया है अभी तक। फर्स्ट तो आपका यूक्रेन है, लेकिन जो सेकंड है वो है इंडिया, ठीक है। 8% शेयर है ग्लोबल इंपोर्ट्स का। और एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन सा है? यूएसए है, 42% शेयर एक्सपोर्ट्स का है यूएसए के पास। इसके अलावा जो इस समय मॉडर्न लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, मॉडर्न वॉरफेयर है, जैसा आपने इससे पहले लास्ट ईयर देखा भी होगा जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कि कितना ज़्यादा वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, बहुत ही कम लाइव्स एक्चुअली दे वर पार्टिसिपेटिंग। एक्चुअली इट वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग द ड्रोन्स, ऑटोनॉमस वॉरफेयर। ओके, तो बिल्कुल जिस तरीके का वॉरफेयर पहले होता था आज से 100 ईयर्स पहले, अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओके, सो दैट इज़ अनदर थिंग। एंड यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स का उतना ज़्यादा यूज़ अब डिमांड भी क्रिएट हो रही है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, इंडिया का एक स्टार्टअप है ग्रासा, ठीक है, मिलेट्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको अवार्ड मिला है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय रतन सम्मान 2026। किस चीज़ के लिए? मिलेट बेस्ड हेल्थ इनोवेशन, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये किसने प्रेजेंट करा था? चीफ गेस्ट कंगना रनौत थी, उन्होंने प्रेजेंट करा था। इस स्टार्टअप का नेम करा गया इसको कि इमर्जिंग हेल्थ टेक एंड न्यूट्रिशन इनोवेशन स्टार्टअप है ये, ठीक है। जो राष्ट्रीय रतन सम्मान होता है इसका यही काम है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हैं, ब्रांड है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो सच में कुछ डिफरेंस लेके आ रहे हैं अपने फील्ड में, उनको रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव भी वहाँ पर बताया गया जो है भारत इनोवेशन एंड स्टार्टअप फैसिलिटर BISF। इसका थीम है इनेबलिंग इंडियाज़ नेक्स्ट वेव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ई जागृति, ठीक है। ई जागृति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। इसको सिल्वर अवार्ड मिला, कहाँ पर? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस पहले भी डिस्कस करे थे, तो अब इसमें एक सिल्वर अवार्ड किसको मिल गया है? हमारे ई जागृति को। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। जैसा कि आपको पता है इस समय फूड एंड न्यूट्रिशन से लेके कितनी ज़्यादा अवेयरनेस डेवलप हो रही है पब्लिक में, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी आपको पता होना चाहिए, जून 7 को ये मनाया जाता है। जब एक वीक आपका कंप्लीट होता है उसी दिन आपका फूड सेफ्टी डे होता है। ओके, तो थीम क्या था इस बार का? फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। ये डे किसने इस्टेब्लिश करा था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करा था। ओके, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो कौन रिलीज़ करता है? WHO और FAO। इंडिया में एपेक्स अथॉरिटी कौन है फूड से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से रिलेटेड? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है वो है जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे। इसका क्या थीम था? यू शुड नो, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। ओके, तो ये 1992 में एक्चुअली प्रपोज हुआ था वर्ल्ड ओशंस डे। ओके, एंड तब से ये बनाया जाता है। ऑफिशियली इसको डेजिग्नेट UNGA ने करा था 2008 में। तो ये थे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड योर PIB न्यूज़ जो आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे एग्जाम में। अब अगर आप RBI ग्रेड बी या बैंक PO को क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको 2 कोर्सेज़ के बारे में बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम है, इसमें मैं आपको वीकली बेसिस पे पर्सनली गाइड करता हूँ। सारे के सारा फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन इसमें आपकी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। 2027 और 2028 एग्जाम्स के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। वीडियो में पिंड कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा राइट साइड में आप देख सकते हो
बैंक पीओ का कोर्स है। अगर आप SBI पीओ, IBPS पीओ या RRB पीओ को क्लियर करना चाहते हो तो इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इसमें हो जाएगी। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।